उन्होंने शाओलिन कुंफू नहीं सिखाया था, उन्होंने वहां पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि बौद्धि धर्मा ने शाओलिन में जाकर शाओलिन कुंफू सिखाया। वहाँ किसी दूसरी कंट्री के हैं, वो वहां से चाइना में गए थे, तो क्योंकि आप मूवीज में देखते आ रहे हैं और शाओलिन के कुछ मॉन्क आज भी इस प्रणाम को करते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि बौद्धि धर्मा ने शाओलिन में जाकर शाओलिन कुंफू सिखाया, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारी सीरीज द अननोन मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया में। मेरा नाम है विकास और हम डालते हैं मार्शल आर्ट पर प्रकाश। तो आज का वीडियो एक ऐसे मार्शल आर्ट के साथ साथ एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में है जिन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया को बदल कर रख दिया। इनके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं। तो क्या है इनकी कहानी, आखिर कौन थे बौद्धि धर्मा, जानते हैं इस वीडियो में। तो आखिर बौद्धि धर्मा थे कौन और इनका कनेक्शन क्या था शाओलिन की इस लेजेंडरी मार्शल आर्ट के साथ? क्या ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो अपने कान और दिमाग खोल कर रखें और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। अब आप बोलेंगे कि हमारी सीरीज़ तो इंडियन मार्शल आर्ट्स के बारे में चल रही थी, तो बीच में ये चाइना की मार्शल आर्ट के बारे में क्यों? तो ये वीडियो चाइना की मार्शल आर्ट के ऊपर नहीं, ये एक इंडियन मार्शल आर्टिस्ट के बारे में है। और वैसे भी मुझे यूट्यूब पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में। और दूसरी चीज़ जो ये बोल रहे हैं कि मार्शल आर्ट बेस्ट है, वो मार्शल आर्ट बेस्ट है, तो उन सबको मैं बता दूं कि किसी भी मार्शल आर्ट को बेस्ट बनाते हैं उसे प्रैक्टिस करने वाले। कोई भी मार्शल आर्ट फॉर्म अपने आप में कम नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं। बौद्धि धर्मा एक बहुत ही सिद्ध सन्यासी थे जिन्हें स्पिरिचुअलिटी, ध्यान और हीलिंग, मेडिटेशन के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी बहुत अच्छी समझ थी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बुद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए अपना काम कर रहे थे। इनके जन्म के बारे में इतिहास में कुछ भी साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, पर कुछ कहानियों से हमें पता लगता है कि इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में किसी ब्राह्मण राजा के घर हुआ था। बचपन में इन्होंने कलरी और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद जब इनका ज्ञान का स्तर बढ़ता गया तो ये अपना ज्ञान बांटने के लिए और बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए अपने सफ़र पर निकल पड़े। जब बौद्धि धर्मा चाइना के लिए निकले तो वो सीधे चाइना नहीं गए थे, उन्होंने पूरा भारत घूमा। उसके बाद उन्होंने और भी कंट्रीज़ को पूरा घूमा और वहाँ से वे चाइना पहुँचे। अब जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बौद्धि धर्मा किसी दूसरी कंट्री के हैं, वो वहाँ से चाइना में गए थे, तो हाँ, वो किसी दूसरी कंट्री से चाइना में गए थे पर वहाँ के थे नहीं। इतिहास उन्हें पूरा पता नहीं है, वो सही कहते हैं। हाँ, पर जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं अपने लेखों में कि वो फ्रांस से गए थे, तो इतिहास को तुमने समझा क्या है? अब बौद्धि धर्मा जब सबसे पहले चाइना पहुंचे तो वो सम्राट वू के राज्य में पहुंचे, जहां पर उनसे थोड़ी धार्मिक बातचीत हुई और राजा भी बुद्धिज्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने कुछ सवाल बौद्धि धर्मा से पूछे। ये था कि मैंने मठों का और इनका निर्माण कराया है, तो क्या मुझे पुण्य मिलेगा? तो बौद्धि धर्मा ने कहा नहीं। और इसी तरीके की कुछ धार्मिक बातचीत होने के बाद तो राजा को बौद्धि धर्मा कुछ खासे पसंद नहीं आए। अच्छा। पर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बुद्धिज्म का जो भी प्रचार करने आते हैं उनका सम्मान करते थे, तो उन्होंने उन्हें वहाँ से शाओलिन मोनेस्ट्री के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद जब वो घूमते घूमते शाओलिन टेम्पल की तरफ जा रहे थे तो वो एक दीवार के सामने रुक गए और वहाँ बैठकर उन्होंने 9 साल तक मेडिटेशन किया और ये प्रूफ किया कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और योग शास्त्र का महत्व क्या है। फिर जब बौद्धि धर्मा शाओलिन टेम्पल में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के जो मॉन्क्स हैं वो ज़्यादा देर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ज़्यादा देर तक मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, वो फिज़िकली फिट नहीं है। तो उन्हें फिज़िकली फिट करने के लिए बौद्धि धर्मा ने सिखाया युद्ध योगम। ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी चीज़, ये उन्होंने खुद ने एक सिस्टम डिज़ाइन किया जिससे वो उनको फिज़िकली फिट कर सकें।
युद्ध योगम कलरीपयट्टू और अष्टांग योग की एक्सरसाइज का मिक्सचर था जिनसे स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने सिखाया हीलिंग मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मुद्राज और अलग अलग तरीके की ध्यान लगाने की विधियाँ। आप बोधिधर्मा की सिखाई हुई टेक्निक से मॉन्क लंबे टाइम तक ध्यान लगाने लग गए थे, पर यहाँ पर भी एक समस्या थी। जब वो लंबे ध्यान के लिए बैठते तो सबसे बड़ी समस्या होती थी उन्हें नींद आ जाती थी। जब उन्होंने इसका हल बोधिधर्मा से पूछा तो बोधिधर्मा ने चाय की पत्तियां काढ़ा बनाया और उन्हें दिया। तो मॉन्क्स ने देखा कि उन्हें अब नींद नहीं आ रही है, तो उन्होंने ये चीज़ें सीखने के लिए बोधिधर्मा से आग्रह किया। तो बोधिधर्मा ने उन्हें आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। अब बोधिधर्मा शांति से एक कमरे में बैठकर अपना मेडिटेशन कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई। ये और कोई नहीं हुईके था, जो बुद्ध धर्म का आगे चलकर अनुयायी बना, प्रवर्तक बना। हुईके बाहर से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, स्टूडेंट बना लो। तो बोधिधर्मा ने उन्हें साफ मना कर दिया, नहीं, क्या मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। तो वहाँ पर काफ़ी दिन तक खड़े रहे। कुछ लोग बोलते हैं 9 दिन तक, कुछ लोग बोलते हैं 1-2 दिन खड़े रहे। इसके बाद जब वो पूरी रात वहाँ खड़े रहे तो वहाँ बर्फबारी हुई और उनके घुटने तक पाँव बर्फ में धंस गए, पर वो वहीं खड़े रहे, टस से मस नहीं हुए। इसके बाद सुबह होते ही उन्होंने अपना एक हाथ काटा और बोधिधर्मा को दे दिया कि बोले अगर इसके बाद भी आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो बोधिधर्मा ने पूछा तुम शिष्य क्यों बनना चाहते हो? तो उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए और धार्मिक बातचीत के बाद उन्होंने उन्हें अपना शिष्य अनुयायी बना लिया। जब उन्होंने हुईके को अपना अनुयायी बनाया तो उन्होंने उन्हें एक हाथ से प्रणाम किया, जो कि आप मूवीज में देखते आ रहे हैं और शाओलिन के कुछ मॉन्क आज भी इस प्रणाम को करते हैं। वो हुईके की ही देन है क्योंकि उनका एक हाथ था। अब लुटेरों ने शाओलिन मॉन्क्स को परेशान करना चालू कर दिया था, तो इस समस्या से तंग आकर वो फिर बोधिधर्मा के पास गए और उनसे बोला कि ऐसी ये समस्या है, बोले गुरुदेव कुछ निदान कीजिए। तो बोधिधर्मा ने कुछ ऐसे मॉन्क्स को सेलेक्ट किया जिन्हें पहले से मार्शल आर्ट का नॉलेज था, चाइनीज मार्शल आर्ट का, और उन्होंने मार्शल आर्ट के कुछ नई फॉर्म सिखाई, जैसे 18 हैंड्स ऑफ लोहान, एनिमल मूवमेंट्स, इस तरीके की कुछ फॉर्म सिखाई ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो जब उनके स्टूडेंट ने इन फॉर्म्स को अपने चाइनीज मार्शल आर्ट के साथ जोड़ा तो निर्माण हुआ शाओलिन कुंफू का। अब जो लोग कहते हैं कि बोधिधर्मा ने शाओलिन मार्शल आर्ट या फिर शाओलिन कुंफू नहीं सिखाया था, वो सही कहते हैं। उन्होंने शाओलिन कुंफू नहीं सिखाया था, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के नॉलेज दिए थे उन मॉन्क्स को जिन्हें पहले से मार्शल आर्ट आता था। और जब उनकी फॉर्म्स चाइनीज मार्शल आर्ट के साथ कंबाइन हुई और टाइम के साथ डेवलप होती चली गई तो वो एक टाइम के बाद शाओलिन कुंफू बनी, वर्ल्ड की लेजेंडरी मार्शल आर्ट शाओलिन कुंफू। अब कुछ लोग जो मुझे ये ज्ञान देने वाले हैं कि बोधिधर्मा ने वहाँ जाकर सिर्फ ध्यान सिखाया था, तो उनकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि बोधिधर्मा वहाँ जाने वाले पहले मॉन्क नहीं थे। बोधिधर्मा से पहले वहाँ पर गुणभद्र, बुद्धभद्र मॉन्क जा चुके थे और इनसे भी पहले कुछ मॉन्क्स जा चुके थे। और शाओलिन का निर्माण भी बुद्धभद्र के टाइम पे हो गया था, पर वहाँ पर उससे पहले शाओलिन कुंफू नहीं सिखाया जाता था। शाओलिन कुंफू का नाम अस्तित्व में आया बोधिधर्मा के चाइना जाने के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ आप खुद समझदार। जो अब तक मेरे लिए भी मिस्ट्री है और रियल में भी मिस्ट्री है वो थी बोधिधर्मा की मौत। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो इंडिया वापस लौट गए और कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें चाइना में ही शाओलिन मॉनेस्ट्री में दफना दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ से जापान चले गए और जापान से कोरिया चले गए। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं। और वीडियो के अंत में हम प्रणाम करते हैं एक ऐसे महापुरुष को जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लेकर उसे पवित्र कर दिया। और बाकी आप जितने लोगों से पूछेंगे वो उतने ही अलग अलग कहानियां बताएंगे, पर ये थी रियल स्टोरी बोधिधर्मा की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता है, और अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब